आइए आज ये समझते हैं कि डेट की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। आखिर क्या हो रहा है डेट फंड्स में, डेट मार्केट में, डेट म्यूचुअल फंड्स में कि लोग इतना घबराए हुए हैं। जी हाँ, वंस अगेन वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ मनी फ्रंट। आई एम मोहित एंड आई वुड लाइक टू जस्ट टेक यू थ्रू व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट्स ऑन स्पेशली द डेट फंड्स। तो अभी जहां देखिए सिर्फ एक ही बात है कि फ्रैंकलिन ने अपनी 6 स्कीम बंद कर दी है। चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, एक ही डिस्कशन है कि डेट फंड्स सारे बंद होने जा रहे हैं, उनमें कुछ क्रेडिट इवेंट होने वाला है, डेट फंड से पैसा निकाल लेना चाहिए एंड वगैरह वगैरह। राइट। तो आइए जरा समझते हैं इस कड़ी को अच्छे से कि आखिर क्या हुआ है, इसका लाइकली इम्पैक्ट क्या है और इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को क्या करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले ये हालांकि सबको पता है बट फिर भी एक क्विक रिपीटेशन। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपनी 6 स्कीम्स जो कि क्रेडिट ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज थी। क्रेडिट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी मतलब जहां पर वो थोड़ा सा कम रेटिंग वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते थे और करते भी थे। उन स्कीम्स को उन्होंने लॉकडाउन में डाल दिया है, उन्होंने उसे बंद कर दिया है निवेशकों के लिए। तो उसमें वो कोई फ्रेश परचेज नहीं कर सकते और कोई भी अपना पैसा जो लगा हुआ है उसको रिडीम नहीं कर सकता। सो नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, नो रिडेम्पशंस। क्या होगा? क्या इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाएंगे? नहीं। तो जो पैसा लगा हुआ है, पहले इससे पहले ये जानना जरूरी है कि फ्रैंकलिन ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो हो ये रहा था कि बिकॉज ऑफ uncertain times and lot of credit squeeze in the market because of this covid situation, this lockdown scenario, काफ़ी छोटे businesses बहुत ज़्यादा कैश क्रंच में आ गए थे, जिनका मंथली बेसिस पे कैश रोटेशन चलता है, वर्किंग कैपिटल फ्लो चलता है। वो लोग अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, लेबर सिनेरियो। लोग नहीं हैं, लोग काम पे नहीं जा रहे हैं। काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि रिमोट लोकेशंस या वर्क फ्रॉम होम में नहीं चल सकते हैं। तो ऐसे सारे बिजनेसेस में काफ़ी ज़्यादा कैश प्रॉब्लम आने लग गई है। अब फ्रैंकलिन ने अपनी डेट स्कीम्स में काफ़ी बिजनेसेस को पैसा दे रखा था और पुराने जितने भी लास्ट 1 साल से जितने क्रेडिट क्राइसिस हुए हैं, चाहे वो आयरलैंड एफएस हो, चाहे वो जी ग्रुप के पेपर्स हो, चाहे वो एसआर हो, चाहे वो रिलायंस के कुछ, रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के कुछ पेपर्स हो, और भी काफ़ी जगह क्रेडिट मार्केट में काफ़ी दिक्कतें आई हैं और काफ़ी सारी कंपनीज को डाउनग्रेड्स आए हैं और काफ़ी सारी कंपनीज ने पेमेंट्स टाइमली नहीं कर पाए हैं और फ्रैंकलिन काफ़ी जगह ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में फंसा भी है। तो काफ़ी रिडेम्पशन प्रेशर था फ्रैंकलिन की स्कीम्स पर। बहुत ज़्यादा मात्रा में रिडेम्पशंस हो रहे थे, हालांकि एयूएम काफ़ी था। 30,000 करोड़ के ऊपर इनका टोटल 6 स्कीम्स में मिला के एयूएम था, पर बहुत रिडेम्पशंस थे और फ्रैंकलिन उनको पैसा देने के लिए आगे इन पेपर्स को मार्केट में बेच नहीं पा रहा था। इनके ज़्यादा खरीदार नहीं थे, बायर्स नहीं हैं बॉन्ड मार्केट में इतने कि इस तरह के क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनीज को खरीद सकें। और खरीदने पर जो एक्सपेक्टेड यील्ड था वो काफ़ी शूट अप कर रहा था। मतलब बहुत ही आपको फ्रैंकलिन को अगर बेचने जाना था तो उन्हें जिसे बोलते हैं हिंदी में कौड़ियों के भाव बेचना पड़ रहा था कुछ कुछ पेपर्स को, और खरीदार इसका, इट वॉज अ बायर्स मार्केट। सो जो भी उनको बिड मिल रहा था वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। तो ऐसे केस में भी फ्रैंकलिन को काफ़ी हेयर कट लेना पड़ रहा था और निवेशकों को उनका पैसा ठीक से नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इन स्कीम्स को बंद कर दिया, इन्हें क्लोज कर दिया। और अब वो जैसे जैसे इन पेपर्स का मेच्योरिटी होगा, इनके कूपन पेमेंट्स आएंगे, इनसे पैसा वापस मिलेगा, जो वसूली होगी वो इन्वेस्टर्स को देते रहेंगे और ये स्कीम्स को ग्रेजुअली क्लोज कर देंगे। कितना टाइम लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि इनकी जितनी मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, जितना मेच्योरिटी है इंस्ट्रूमेंट्स का, उतना टाइम लगेगा। जी नहीं, इतना टाइम नहीं लगता है। तो फ्रैंकलिन काफ़ी हद तक 2-3 तरह से इन्हें लिक्विडेट कर सकता है। सेकेंडरी मार्केट में जैसे जैसे उन्हें बायर्स मिलेंगे वो वैसे वैसे इन पेपर्स को बेचते रहेंगे जहां पर उन्हें लगता है कि रेट ठीक है, और ये पेपर्स लिक्विडेट किए जा सकते हैं। तो वो जो पैसा आएगा दैट विल बिकम अ कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टर्स, जहां पर इनको रेगुलर कूपन्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा पोर्टफोलियो खराब था, 10%, 20%, 30% इलिक्विड पोर्टफोलियो था, बट बाकी पोर्टफोलियो जो वो रेडीली बेच सकते हैं, जहां पर उन्हें रेगुलर कूपन पेमेंट्स आ रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स को वापस डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 साल में करीब करीब काफ़ी हद तक ये पोर्टफोलियो लिक्विडेट हो जाने चाहिए। ये कहना मुश्किल होगा कि सारा कब तक होगा, बट प्रिडोमिनेटली काफ़ी हद तक लिक्विडेट हो जाने चाहिए। क्या इसमें इन्वेस्टर्स को लॉस लॉस हो सकता है, हेयर कट लेना पड़ेगा? काफ़ी चांस है कि कुछ पेपर्स ऐसे हैं जैसे कि वोडाफोन आइडिया का पेपर, जो फ्रैंकलिन के काफ़ी स्कीम्स में था, उन्होंने उसे पहले ही सेग्रीगेट कर दिया था और वो एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में अलग से है। बट
there is a high probability that they will not receive the entire payment and they might have to take losses and investors subsequently उनको भी वो लॉस लेना पड़ेगा। तो ये तो हुआ फ्रैंकलिन का। तो अब आखिर इन्वेस्टर्स क्या करें ऐसे मार्केट में? इन्वेस्टर्स के पास कुछ भी डिसाइड करने से पहले इन्वेस्टर्स को ये जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड का जो डेट इन्वेस्टमेंट्स है वो काम कैसे करता है और ये कितना बड़ा मार्केट है। तो निवेशकों को मैं यहाँ बता दूं कि जो डेट इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड के द्वारा किए गए हैं उसका टोटल इंडस्ट्री साइज है 10 लाख करोड़ के ऊपर। जी हाँ, 10 लाख करोड़ के ऊपर। फ्रैंकलिन के जो 6 स्कीम्स थे उनके पोर्टफोलियो का साइज था 30,000 करोड़। तो ये छोटा नहीं है, किसी भी मात्रा में छोटा नहीं है। बट अगर आप पूरे मार्केट का साइज देखें जो कि 10 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट है और 30,000 करोड़ का फ्रैंकलिन का पोर्टफोलियो था, तो ये 3% मार्केट की साइज का पोर्टफोलियो है। ये सिग्निफिकेंट ये है, इसलिए है क्योंकि इससे दूसरे फंड हाउसेस पे काफ़ी रिडेम्पशन प्रेशर आ गया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि डेट फंड्स में बहुत रिडेम्पशन आ रहे हैं। लास्ट 4-5 दिन से काफ़ी जगह इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स अपना पैसा जो सेफ रखना चाहते हैं, जो अपने कॉर्पोरेट पैसे से बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, वो लोग अभी रिडीम करके पैसे को एक बार कैश में करना चाहते हैं या बैंक की एफडीज में डालना चाहते हैं। बट क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, डेट में काफ़ी कैटेगरीज होती है और हर कैटेगरी का एक अलग उद्देश्य होता है, एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। एक डेट की कैटेगरी होती है ओवरनाइट फंड्स। ओवरनाइट फंड्स क्या होते हैं? जहां पर डेट फंड मैनेजर आरबीआई की रेपो रेट्स, रेपो इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे टीरैप कहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करता है, या सीबीएलओ इन्वेस्टमेंट्स करता है, या कॉल रेट, कॉल मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जो कि 1 से 3 दिन का पोर्टफोलियो होता है। 1 से 3 दिन, यानी किसी इंस्टीट्यूट को या बैंक को अगर ओवरनाइट मनी चाहिए तो वहां पर वो म्यूचुअल फंड वो पैसा लगाता है और उसको ओवरनाइट रेट मिलता है। इसमें रिटर्न हाई नहीं होता है बट इसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है, राइट? तो अगर यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई रिस्क नहीं आ सकता। ये मानकर चलिए कि ये हाईली लिक्विड पोर्टफोलियो है, इसको आप कभी भी रिडेम्पशन कर सकते हैं। इसका नाम ही ओवरनाइट फंड है और इस कैटेगरी को बिल्कुल सेफ माना गया है। तो जिन कॉर्पोरेट्स को बिल्कुल सेफ रखना है अपने पैसे को, वो आराम से ओवरनाइट कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिएगा। यहाँ करंटली रिटर्न कुछ 3% के आसपास चल रहा है। बट अगर आप पैसा करंट अकाउंट में ऐसे ही छोड़ रहे हैं जहां पर आपको वैसे भी कुछ ब्याज नहीं मिलता, तो ये 3% काफ़ी ठीक रिटर्न है उसके कंपैरेटिवली। ठीक है, अब आते हैं लिक्विड फंड्स पर ना। लिक्विड फंड्स का पोर्टफोलियो 30 से 90 दिन की मैच्योरिटी का होता है और यहाँ पर मोस्टली मोस्टली सीडीज होते हैं बैंक के, और सीपीज होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट मैच्योरिटी के सीपीसीडी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट? कमर्शियल पेपर्स एंड बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अभी आप जिस बैंक में पैसा रिडीम करके रख रहे हैं वो ही बैंक इन म्यूचुअल फंड्स को डिपॉजिट दे रही है। तो एक तरह से म्यूचुअल फंड्स ने उन्हीं बैंक्स के साथ में इंस्टीट्यूशनल लेवल पे डिपॉजिट कर रखा है और आप उन्हीं बैंक्स के साथ में जाकर इंडिविजुअल लेवल पे डिपॉजिट करेंगे। तो बात उतनी ही है, म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे निवेशकों का पैसा लेकर जा रहा है और आप सिर्फ अपना पैसा लेकर जा रहे हैं एक बैंक के पास में। म्यूचुअल फंड्स ने 10-15 बैंक्स में या 20-25 बैंक्स में उसको डाइवर्सिफाई कर रखा है और आपने 1 या 2 बैंक में डाल रखा है। तो कौन ज़्यादा सेफ हुआ? तो लिक्विड फंड्स जो होते हैं वो भी बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड मेरे रिसर्च के हिसाब से ऐसा पोर्टफोलियो नहीं रखता जो कि इलिक्विड हो या बहुत मुश्किल से बेचा जा सके, या कुछ ऐसे कमर्शियल पेपर्स। ओके, तो सीडीएस तो सेफ हो गए। कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? कमर्शियल पेपर्स मतलब कॉर्पोरेट्स के शॉर्ट टर्म पेपर, एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट्स, ऑल ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट्स। मोस्टली कोई लिक्विड फंड में आपको नहीं दिखेगा कि डबल ए कॉर्पोरेट्स हैं। आप फिर भी उनका पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए, अगर कहीं डबल ए कॉर्पोरेट्स हैं तो मत करिए उन्हें। बट जहाँ ट्रिपल ए कॉर्पोरेट्स हैं और आपको पता है कि ये 30 दिन के लिए पैसा दिया जा रहा है, ये 60 दिन के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो ये वर्किंग कैपिटल पैसा होता है सिर्फ, जिसको वापस लेना बहुत ही आसान होता है म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए, राइट? तो इस कैटेगरी में भी कोई रिस्क नहीं है, ये एब्सोल्युटली सेफ कैटेगरी है और आप बेफिक्र होकर इस कैटेगरी में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। अगर आपके फंड्स का उद्देश्य 30 से 90 दिन तक का है तो बेझिझक होकर लिक्विड फंड्स में अपने पोर्टफोलियो को आप मूव कर सकते हैं, राइट? डेट में इन्वेस्टर्स को क्या नहीं करना चाहिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो
अब उसको समझ लेते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को कुछ ऐसी कैटेगरीज को ध्यान में रखना चाहिए जो कि क्रेडिट ओरिएंटेड कैटेगरीज कहलाती है, यहाँ जहां पर पोर्टफोलियो क्वालिटी पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता है। जी हाँ, इसमें कोई दो राह नहीं है कि क्रेडिट मार्केट्स एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। सारी कंपनीज को कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, चाहे आरबीआई ने 50,000 करोड़ का लाइन खड़ा कर दिया है, बट अगर बिजनेसेस ही नहीं चल रहे हैं और काफ़ी सारी एनबीएफसीज भी मोरेटोरियम को ऑप्ट कर रही हैं जहां पर वो पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं उनको और वो आगे भी पेमेंट्स नहीं कर रही है, तो इसमें म्यूचुअल फंड हाउस या आरबीआई ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। कर सकते हैं अगर चाहे तो, बट वो अलग तरह के मेजर्स होंगे। क्रेडिट लाइन दे देना अलग बात होती है जो आरबीआई ने दिया है, जिससे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा म्यूचुअल फंड्स को। यानी अगर बहुत ज़्यादा रिडेम्पशंस आते हैं तो वो बैंक से बोरो कर कर उस प्रेशर को, रिडेम्पशन प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिलेगा। बट ये समझना जरूरी है कि इन्वेस्टर्स को कौन सी कैटेगरी से बचना चाहिए। तो प्लीज, रूल नंबर 1, सबसे पहले जाकर जो डेट फंड आप कर रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्टेड है उसका पोर्टफोलियो निकाल लीजिए, जो आपको उनकी साइट से मिल जाएगा, आपके एडवाइजर्स आपको दे देंगे। अगर आपको डबल ए पेपर उसमें दिख रहा है, यानी ट्रिपल ए से नीचे कुछ भी दिख रहा है, तो उस पेपर की डिटेल में जाइए, पता करिए वो किस इंस्टीट्यूट का है, क्या आप उस नाम से कंफर्टेबल है कि नहीं। अमूमन हम लोग सब ऐसे नाम पहचानते हैं जहां पर कुछ प्रॉब्लम आने का अंदेशा है, या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज के वो पेपर हो सकते हैं जहां पर हमें लगता है कि ये इंडस्ट्रीज लॉकडाउन में थोड़ा सफ़र करेंगी, इनको थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर करने में। तो अगर आपको लगता है ऐसे कुछ पेपर्स हैं तो वो पोर्टफोलियो प्लीज़ निकाल दीजिए और वहाँ से मूव कर जाइए, सिर्फ ट्रिपल ए क्वालिटी में आ जाइए। और टिपिकली आपको डबल ए पेपर ज़्यादा कहाँ दिखेंगे? अगर आपके पास किसी फंड हाउस के लो ड्यूरेशन फंड्स हैं, अगर आपके पास उनके मीडियम टर्म फंड्स हैं, अगर आपके पास में उनके डायनेमिक बॉन्ड फंड्स हैं, अगर आपके पास में उनके क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं, अगर आपके पास में उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं, तो ये सारी कैटेगरीज को आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, इनके नाम ध्यान कर लीजिए, ये कैटेगरीज का क्लासिफिकेशन देख लीजिए, और अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कैटेगरीज है तो प्लीज़ उनके पोर्टफोलियो में जाइए, उन पे रिसर्च करिए, नहीं तो अपने एडवाइज़र से बात करिए। स्पेसिफिकली अगर आपके पास में कोई भी क्रेडिट रिस्क फंड है या मीडियम टर्म फंड है तो वहाँ ज़रूर जाइए, उनका पोर्टफोलियो क्वालिटी ज़रूर देखिए। काफ़ी चांस है कि वहाँ पर कुछ डाउटफुल पेपर्स होंगे। ठीक है, एक कैटेगरी होती है बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, यहाँ पर बहुत हाई क्वालिटी के पोर्टफोलियो देखे गए हैं, बट फिर भी अगर बहुत ज़्यादा डबल ए पेपर्स हैं तो यहाँ पर भी आपको थोड़े से निरीक्षण की ज़रूरत है। राइट, कौन सी स्कीम सेफ होंगी? ओवरनाइट लिक्विड, जैसा हमने डिस्कस किया, और मनी मार्केट और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, ये भी बहुत छोटी मैच्योरिटी के पेपर्स होते हैं। फिर भी एक बार पोर्टफोलियो पे आंख घुमा लीजिए। हालांकि काफ़ी हद तक इंडस्ट्री में आई वुड से अराउंड 80% ऑफ द पोर्टफोलियोज आर एक्सट्रीमली क्लीन ऑन दीज टू कैटेगरीज ऑल्सो। तो आप बेझिझक होकर यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर अपना निवेश कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहराऊंगा, डेट कैटेगरी में कुछ गलत नहीं हुआ है। राइट, अगर किसी पेड़ की किसी एक ब्रांच में कहीं पर कुछ खराबी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पेड़ ही काट दिया जाए। राइट, तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड, इस डेट कैटेगरी को कुछ नहीं हुआ है, आपके डेट फंड्स को कुछ नहीं हुआ है। एक पर्टिकुलर फंड हाउस की पर्टिकुलर स्कीम्स में प्रॉब्लम था, वो भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था। उसको हैंडल करने के लिए उन्होंने ये ड्रामेटिक मेजर लिया है, विच इज फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव राइट। राइट, we will not pass a judgment on that. However, investors need not worry on the entire category per se. They can very well continue, वो अपने निवेश को जारी रखिए, ओवरनाइट में जाइए अगर आपको बिल्कुल सेफ चाहिए, या लिक्विड में जाइए। और अगर आपके पास 6 महीने से लेकर साल भर तक का टाइम है तो मनी मार्केट अल्ट्रा शॉर्ट कैटेगरीज को देखिए। और अगर 3 साल से ऊपर करना चाहते हैं तो बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड इज अ सेफ कैटेगरी। एक बार पोर्टफोलियो जरूर चेक करिए, जितना हो सके डबल ए पेपर्स को अवॉइड करिए, दैट इज नॉट एडवाइजेबल इन दिस मार्केट सिनेरियो। बाकी आप सबका पैसा बनता रहे और डेट कैटेगरी पे हमारा और आपका ये भरोसा कायम रहे। थैंक यू वेरी मच।